नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सबसे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। आप सभी को दूरदर्शन के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें आज क्या कुछ खास लेकर आए हैं। आज की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे दूरदर्शन के स्थापना दिवस के बारे में, और हमारे साथ श्री SL कंडारा जी हैं जो कि पूर्व निदेशक हैं दूरदर्शन केंद्र मध्य प्रदेश से। साथ ही साथ आज बात करेंगे इंजीनियरिंग डे के बारे में, और हमारे साथ होंगे विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर अभिषेक चौबे जी, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो कि आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है, मेंटल हेल्थ और हेडेक पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि विक्रम संवत 2080, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या है। 15 सितंबर 2023 तिथि है और दिन है शुक्रवार। दर्शकों, इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ खास घटित होता है। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है इतिहास में। 1927 में प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ। 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला पोत INS दिल्ली, बम्बई और अब जो कि मुंबई है के बंदरगाह पर पहुंचा। 1959 में भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1971 में दुनिया को हरा भरा और शांतिपूर्ण बनाने के संकल्प के साथ ग्रीन पीस की स्थापना की गई। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में क्योंकि एक विचार से हमारा जीवन बदल सकता है। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। तितली महीने नहीं बल्कि एक एक पल को गिनती है, इसी कारण उसके पास पर्याप्त समय होता है। और बिल्कुल सत्य वचन है ये कि हमें समय का सही सदुपयोग करना चाहिए और पल पल को यूटिलाइज करके अपने दिन को बनाना चाहिए। यही सफलता का राज है। और आइए आज बात करने जा रहे हैं हम दूरदर्शन के स्थापना दिवस के बारे में। आपको बता दें 15 सितंबर 1959 में प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षणिक तौर पर दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। और दूरदर्शन का जो नाम था वो टेलीविज़न इंडिया के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी और फिर इसका नाम दूरदर्शन रखा गया जो कि बहुत ही चर्चित हुआ। दूरदर्शन से बहुत लोग जुड़े और दूरदर्शन एक माध्यम था जिससे जीवन में क्रांति आई थी कई लोगों के। आज हमारे साथ स्टूडियो पर इसी पर विशेष चर्चा के लिए श्री SL कंडारा जी हैं जो कि पूर्व निदेशक हैं दूरदर्शन केंद्र मध्य प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी सर। कार्यक्रम की शुरुआत, इस चर्चा की शुरुआत से पहले हम देखेंगे इस पर आधारित एक शोरी। दूरदर्शन मध्य प्रदेश, संस्कृति का आंगन, परंपराओं का संगम, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाता, नए आयामों, नए कार्यक्रमों को जोड़ता। दूरदर्शन मध्य प्रदेश। 20 अक्टूबर 1992 को शुरुआत हुई भोपाल दूरदर्शन की। समय बीतता गया, नए आयाम छूते रहे और आज दूरदर्शन भोपाल 4 घंटे से बढ़कर 24 घंटे के प्रसारण के साथ आपके द्वार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश, 24 घंटे 7 दिन। मध्य प्रदेश जिसकी पहचान ही है कि घाट घाट पर बोली बदले, कोस कोस पर पानी। प्रदेश की सांस्कृतिक महक लिए मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली एवं उरावी, कोरकू, भील, भिलाला, गोंडी आदिवासी जातियों एवं जनजातियों के जीवन से रूबरू कराते कार्यक्रम लोकांचल। लोक भाषाओं के साथ भाषाओं पर आधारित मातृभाषा हिंदी और हिंदी में घुल मिल गई उर्दू जुबान की दशा और दिशा पर चिंतन का भी प्रयास। यही नहीं, कृषि को तकनीक से जोड़ता कार्यक्रम कृषि दर्शन जो दूरदर्शन की पहचान बन चुका है।
निरोगी रहने को प्रेरित करता कार्यक्रम मन रहे निरोगी सबका स्वस्थ भारत का ये सपना। समस्यात्मक विषयों पर आपकी जिज्ञासाओं की गुत्थी खोलते आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब। देश और प्रदेश की तरक्की की तस्वीर पेश करते कार्यक्रम विकास गाथा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे मन में बसते हैं, देश के दिल में बसते हैं और वो हम सबसे मन की बात करते हैं, मन की बात। हमारी और आपकी जिंदगी की रोजमर्रा की घटनाओं पर आधारित टेलीफिल्म। क्या उनका कहना है कि हमारी बिरादरी का मामला है, कोई मजाक नहीं। दादू भैया की बारात में यदि मुंशी जी गए ना तो लठ पे लठ बजेंगे, खून खच्चर हो जाएगा, लाशें पड़ेंगी लाशें, समझ लो। तो ये तो थी कुछ झलकियाँ दूरदर्शन की, जो कि दिल को छू जाने वाली कुछ झलकियाँ हैं। और जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं दूरदर्शन की स्थापना दिवस के बारे में, जो कि टेलीविज़न इंडिया के नाम से शुरू हुआ था और 1975 में इसका नामकरण हुआ दूरदर्शन, जो कि पूरे हिंदी का पर्याय बना। हमारे साथ आज विशेष विशेषज्ञ के तौर पर SL कंडारा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस उद्देश्य के साथ हम दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाते हैं? सबसे पहले मैं प्रसारण के मेरे जो साथी पुराने जी सर, और वर्तमान आने वाले भी, जी, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि दूरदर्शन एक लोक प्रसारक संस्थान के रूप में इसका उद्गम हुआ बिल्कुल, और लोक प्रसारक के रूप में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जी, मैं इस बात से बहुत संतुष्ट और खुश भी हूँ कि मैंने वो समय देखा जब ये अपने चरम पे था, बिल्कुल, और उसमें मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी रहा। बिल्कुल, लोक प्रसारक के मायने आज लगभग अलग हो गए, बदल गए हैं। समय के समय परिवर्तनशील, और उसके साथ बहुत सारे अर्थ भी बदल जाते हैं। जी, दूरदर्शन की जो शुरुआत है वो लोक प्रसारक के रूप में हुई। वो वक्त था जब सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत कम होता था और सूचनाएं एक दूसरे स्थान से पहुंचने में वक्त लगता था, समय लगता था। इससे पहले आकाशवाणी था, जी, और आकाशवाणी के बारे में यही कह सकते हैं कि वो चूंकि केवल श्रव्य संस्थान में या माध्यम था, जी, तो उसमें दृश्य की कमी रहती थी, देख नहीं सकते थे कि कहाँ क्या चीज़ कैसे घटित हो रही है। तो कुल मिला के दूरदर्शन जब आया तो एक बहुत बड़ा उत्साह लोगों में था भारतवर्ष के, और इसने हमारे देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल, जी, अब वो भूमिका, जैसा आपने सवाल किया कि लोक प्रसारक के रूप में इसको कैसे देखते हैं, जी, लोक प्रसारक के रूप में इसकी बहुत बड़ी भूमिका ये थी कि इसके कल्चर, जी, भारतवर्ष के
कल्चर को इसने जन जन तक पहुंचाया। असम से लेकर कालीकट बिल्कुल। और केरल और देश, हमारा जो देश है वो कितने अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो एक क्षेत्र के संस्कृति को दूसरे क्षेत्र तक जानकारी उसकी होना लगभग दूरदर्शन का ही जिम्मा था और उसने बखूबी निभाया। जी सर। तो वो भूमिका इसकी बहुत महत्वपूर्ण रही। सूचनाओं का माध्यम तो यही है, लेकिन बात बात को एंटरटेनमेंट, जी। जो उस वक्त भी एंटरटेनमेंट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ द टेलीविजन इंडस्ट्री, आई वुड से जी सर। दूरदर्शन। जी सर। टेलीविज़न तो अब आज आया है। तो उस वक्त मनोरंजन जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था, केवल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। जी। देयर वर 3 वाइटल पॉइंट्स, मुख्य सूत्र या मुख्य बिंदु थे प्रसारण के। जी। जानकारी या बिल्कुल। सूचना, शिक्षा, एजुकेशन, और मनोरंजन मीन्स एजुकेशन, सॉरी एंटरटेनमेंट। जी सर। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विकास हुआ, आप आगे बात करेंगे इस बारे जी में। सर। सर एक प्रश्न, जैसा आपने बोला कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को बखूबी प्रस्तुत किया दूरदर्शन ने और पूरे भारतवर्ष में रीजनल चैनल्स भी बनाए गए, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि दूरदर्शन एकमात्र संस्थान है जी। जिसने हमारे देश की संस्कृति को बहुत विस्तार से जन जन तक पहुंचाया। जी। और जब मैं बात करता हूं जन जन की, तो उसमें खेती करने वाला किसान आता है, बिल्कुल। व्यापारी आता है, किराने वाला। आज किराने की बात जो है वो कोई नहीं करता, आज तो मॉल बन गए हैं। बिल्कुल। लेकिन रिक्शा चालक जो आपको साइकिल से लेके रिक्शे से एक से दूसरे स्थान पर, आज जी। परिवर्तन हुआ है विकास के साथ, रूप स्वरूप बदल गया देश का, बिल्कुल। जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस वक्त दूरदर्शन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और कल्चर की बात, उसमें कल्चर में जैसे बड़े बड़े सीरियल बने। जी। मैं तो जब सर जगह जगह के जो लोकगीत कलाकार थे, जो लोक नृत्य कलाकार थे, उनको भी प्रस्तुत किया, जिससे उनकी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाया गया। एग्जैक्टली। और उसी कड़ी में लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत जी। या साहित्य, कविताएं या कहानी, इन सब का बहुत विस्तार से उपयोग हुआ और विस्तार से लोगों को दूरदर्शन ने अवगत कराया। बिल्कुल। आप जी सर। पूछिए कि कैसे। जी सर बताएं सर, इस कैसे अवगत कराया जन जन को? कैसे अवगत कराया? आप का जन्म हुआ होगा मेरे ख्याल से जब रामायण या बिल्कुल। महाभारत सीरियल चल रहा था। जी सर, वो समय था जब पूरे घर वाले बैठ जाते थे अगरबत्ती लगाकर, बहुत ज़्यादा जुड़ाव था उस कार्यक्रम से। उसके बिल्कुल। बारे में भी जानना चाहेंगे सर। तो ये जो समय था ये दूरदर्शन का स्वर्ण काल था। बिल्कुल। इट वाज ए गोल्डन पीरियड ऑफ दूरदर्शन। जी। और रामचरित हो या महाभारत हो या गीता हो, ये ग्रंथ हमारी संस्कृति के बहुत बड़े आधार ग्रंथ हैं। बिल्कुल। आधार ग्रंथ। जी। इनमें क्या लिखा है वो विदेशों में अब पढ़ा जा रहा है। जी। मैनेजमेंट स्किल्स में पढ़ाई जाती हैं ये ग्रंथें आजकल। जी। एग्जैक्टली। और हमारी जो वर्तमान सरकार है
इन्होंने उस चीज़ को बहुत करीब से समझा, जी और हमारे जो बाहर से जो गेस्ट आते हैं डिग्निटरीज, उनको गीता की एक एक प्रति भेंट की, बिल्कुल। मतलब रिटर्न गिफ्ट जब देते हैं ना किसी जी जी देश के प्रधान को, जी तो हमारे यहाँ कुछ देते थे कि ताजमहल का वो दे रहे हैं या और कुछ या फला फला। बिल्कुल। अब मैं जब देखता हूँ कि गीता का ज्ञान लोग पढ़ते हैं विदेशों में, जी तो उनको लगता है कि अरे ये तो अद्भुत है, इसका कोई जवाब नहीं। तो बिल्कुल दूरदर्शन ने वो भूमिका निभाई कि हमारे जन जन तक, मैं भी उसमें आता हूँ, जी हमारे कल्चर के बारे में बिल्कुल। उन्होंने प्रसार किया और जानकारी फैलाई। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, हमारे जीवन जीने की कला के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है हमारे ग्रंथों में, और सर ने हमें यही बताया कि जब महाभारत प्रस्तुत की जाती थी, रामायण प्रस्तुत की जाता था, तो जो लोग थे वो बहुत जुड़े हुए थे। और अब बात करेंगे हम सर खबरों की। गुणवत्तापूर्ण अपनी खबरें प्रस्तुत कर रहा है दूरदर्शन, और जिस पर लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है। सनसनीखेज की जगह विश्वास रहता है लोगों को जब वे दूरदर्शन की खबरें सुनते हैं, देखते हैं, और अभी भी दूरदर्शन पर ही विश्वास रखते हैं लोग। जो भी खबरें आती हैं तो दूरदर्शन सबसे पहले देखना चाहते हैं। इसकी गुणवत्ता के बारे में सर दर्शकों को बताएं। वेल कृतिका, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी विषय का जब विस्तार होता तो बहुत खुशी होती है, जी लेकिन वो विस्तार का जो रूप स्वरूप बदल जाता है और वो अपभ्रंश हो जाता है, जी तो दुख होता है। खबरें खबरें ही रहनी चाहिए, बिल्कुल। वो प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए खबरों को। जी अब खबरें या समाचार जो है, न्यूज़ हैज़ बिकम ए प्रोग्राम, बिल्कुल। एंड इट इज़ ए प्रोग्राम लाइक कि भाई आधे घंटे का, पौन घंटे का, कहीं कहीं तो लाइव हो गया, ठीक है, अच्छी बिल्कुल। बात है। लेकिन एक बच्चा कुएं में गिर गया है ट्यूबवेल में, अब उसका लाइव हो रहा है। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने कही, अभिभ्रंश के बारे में बात करी। और एक और बात करना चाहेंगे सर, जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तो कृषि प्रधान है हमारा देश, Yes. और कृषि दर्शन की शुरुआत हुई थी, तो उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं, क्योंकि किसानों को जोड़ा, जैसा कि आप बोल रहे, जन जन को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया है दूरदर्शन ने। तो कृषि के क्षेत्र में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। देखिए, कृषि के क्षेत्र में दूरदर्शन का जो योगदान है वो अद्भुत है। जी इसलिए कहेंगे कि आज जितने चैनल अस्तित्व में हैं, वो कृषि के बारे में केवल 1% या 0.1% कवरेज देते हैं, लेकिन दूरदर्शन के फिक्स पॉइंट में जी कृषि प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण समय हुआ करता था। जब कृषक घर से आता है, खेत से आता है जी और घर में रिलैक्स करता है, उस वक्त कृषक को ये जानकारी मिल रही कि उसके खेतों में कीटनाशक कौन कौन सा उपयोग करना चाहिए बिल्कुल और इस वक्त किस कीटनाशक की आवश्यकता है। बिल्कुल ये काम दूरदर्शन ने किया। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किसान के समय के अनुसार उसको प्रस्तुत किया जाता था, और दूरदर्शन ने हर वर्ग, हर आयु को ध्यान में रखकर उसके कार्यक्रम बनाए। बिल्कुल। अगर घर में दादा दादी होते थे तो वो न्यूज़ का इंतज़ार करते थे। जो कार्यक्रम चित्रहार था वो सबसे प्रिय था बच्चों को, युवाओं को। उसके बारे में भी सर जानना चाहेंगे। बहुत खास कार्यक्रम है दूरदर्शन के, जो आज भी लोगों के दिल को छू जाते हैं सर। मैं आई जस्ट वाज कमिंग टू दैट। जी सर। मतलब शुरुआत जो हुई इसकी, वो लोक प्रसारक के रूप में जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक अंश एंटरटेनमेंट का भी था, मनोरंजन का भी था। जी वो मनोरंजन दूरदर्शन ने चित्रहार के रूप में शुरुआत की, बिल्कुल और जब चित्रहार आता था तो
सड़कें छोटे से खाली रहती लगाकर थी, बिल्कुल। बच्चे से लगाकर बूढ़े तक उसको देखने के लिए लालायित रहते थे, क्योंकि उसमें फिल्मी गाने आते थे। अच्छा, जी एंटरटेनमेंट में सीरियल्स, जैसे हम लोग बुनियाद और आगे जाकर रामायण महाभारत, ये वो बिल्कुल। एक से एक उम्दा सीरियल्स बने हैं, तमस। हाँ पर एंटरटेनमेंट को मूल धारा में रख कर, मतलब उसका एक जो संतुलन, बैलेंस होना चाहिए, वो कहीं ओझल होता गया। बिल्कुल। और टेलीविज़न इंडस्ट्री के विकास के साथ साथ, जैसे जैसे टेलीविज़न डेवलप हुआ और प्राइवेट चैनल्स आए, तो एंटरटेनमेंट ने आगे की सीट ले ली। बिल्कुल। अच्छा, बुरी बात नहीं है, लेकिन मनोरंजन का जो स्तर है वो कैसा होना चाहिए? स्वस्थ। बिल्कुल। इट शुड बी हेल्दी स्टेटस ऑफ एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। स्वस्थ और सकारात्मक सोच के साथ प्रस्तुत होनी चाहिए सभी चीज़ें। और सर, एक चैनल हुआ करता था पहले, दूरदर्शन, जिसमें समय के अनुसार घर परिवार में समय डिवाइड करके वो देख सकते थे। लेकिन अब इतने सारे चैनल्स हैं, और जब हम चाहें वो चैनल में देख, बच्चे अगर चाहें तो किड्स वाला चैनल लगा के देख सकते हैं। लेकिन दूरदर्शन ने जो एक टाइम टेबल भी बोलेंगे, वो भी मेंटेन करके रखा था पूरे परिवारजनों के लिए। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इतने सारे चैनल्स आ गए हैं और जब हम चाहें हम वो चीज़ देख सकते हैं। देखिए, चैनल्स के आने का जो मुद्दा है वो बुरा नहीं है। जी। कंपटीशन अगर है तो उसमें विकास और उन्नति की खुशबू आती है। तो कंपटीशन चैनल्स के आने से निश्चित रूप से टेलीविज़न इंडस्ट्री में बढ़ा, बिल्कुल। और बढ़ते बढ़ते इतने चैनल्स हो गए हैं कि आज आपके पास वक्त नहीं कि चैनल्स गिन सको। जी। एक चैनल से आप 1000 चैनल वाले हो गए। बिल्कुल। लेकिन उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, वो खास रूप से, विशेष रूप से उसका मायना है। बिल्कुल। कि अगर एंटरटेनमेंट अच्छा नहीं हो, विभत्स हो, तो बहुत लोग, बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, जी। तो उससे इम्बाइब करते हैं लोग कि भाई ये जो मनोरंजन हो रहा है इसमें, अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी ग्रास्प हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ों को सोसाइटी एक्सेप्ट करके, और अगर अच्छी नहीं है तो सोसाइटी में भी वही संदेश फैल जाता है, जी। विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ कंट्री। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही है कि स्वस्थ समाज के लिए सकारात्मक न्यूज़ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर, चलते चलते कई सारे दर्शक जुड़े हैं आज हमारे इस कार्यक्रम से, सजीव है ये कार्यक्रम। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? असल में संदेश यही है कि दूरदर्शन ने जो भूमिका निभाई, मेरे विचार से सरकार ने जो एक खुली छूट दी है प्राइवेट चैनल्स को, जी। उसको एक बार से फिर से देखना चाहिए। बिल्कुल। और दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो, इन संस्थानों में जो ग्लोरी थी वो फिर से लाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि लोक प्रसारक के रूप में केवल और केवल दूरदर्शन और आकाशवाणी ही माध्यम हैं बिल्कुल। जो लोगों के हित की बात करते हैं, उनके कल्याण की बात करते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर मेरा सभी जन जन से ये है कि देखें, प्राइवेट चैनल भी देखें, पर स्वस्थ मनोरंजन देखें।
जी। और प्रसारण कर्मियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि वो 30 मार खाना समझे हमसे। विकृति ये आ गई है कि लर्निंग हैज गॉन ऑन द बैक सीट। यू हैव टू बी अपडेट बिल्कुल। एंड अप टू डेट के बीबीसी में क्या हो रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका में क्या हो रहा है, इन लोगों के साथ अपडेट होना चाहिए। बिल्कुल। अपडेट होके आप अपने देश की संस्कृति को ध्यान में रख के, ये नहीं कि आप अमेरिका या बीबीसी जैसा प्रसारण शुरू कर दें, नो जी। नो वे। बिल्कुल। लेकिन आपकी जो बेसिक आपकी जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ये है कि हमारे देश की संस्कृति और आधार और कल्चर और विकास को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से इस माध्यम का अच्छा उपयोग करें और जन जन तक वो बात पहुंचाएं जो हर एक के कल्याण के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि हमें दूरदर्शन की गुणवत्ता यही इसी प्रकार से बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में जन जन को जोड़ने का कार्य कर रहा है दूरदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद श्री SL कंडारा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, थैंक यू एंड जी सर, मैं सभी को, दूरदर्शन वालों को, आपको सबको इस अवसर पर फिर से विचार करने का आग्रह करता हूँ। बिल्कुल। और धन्यवाद भी करता हूँ कि वो इस माध्यम से जुड़कर और आज तक अपने आप को अच्छे से जीवित रख सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस शुभ संदेश के लिए। दर्शकों, हमारे साथ हैं श्री SL कंदारा जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूरदर्शन से जुड़ी हुई दी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। दूरदर्शन का स्थापना दिवस है आज और दूरदर्शन केंद्र भी ये दिवस मना रहा है। और आइए अब चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है पर्यटन में। खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक नजारों के सौंदर्य से भरी पचमढ़ी समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर खूबसूरत शैल शिखरों से घिरी पचमढ़ी की खोज कैप्टन J. फोर्साइथ ने 1857 में की थी। फोर्साइथ के बाद आए अंग्रेजी अफसरों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने हिसाब से रचाया बसाया। अगर आप पचमढ़ी घूमना चाहते हैं तो रेल और सड़क दोनों ही माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है। हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है। यहां से पचमढ़ी के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा भोपाल, नागपुर और जबलपुर से पचमढ़ी के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी टूरिस्ट बसें और टैक्सियां सहज ही उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई जहाज से यहां पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहां काफी संख्या में सरकारी और निजी होटल उपलब्ध हैं। पचमढ़ी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित ये गुफाएं एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां और रेलिंग लगाई गई हैं। गुफा क्रमांक 1 में भीम रहा करते थे, जो रसोइये के दायित्वों का निर्वहन करते थे। इसके अलावा गुफा क्रमांक 2 में युधिष्ठिर और 3 में नकुल का निवास माना गया है। गुफा क्रमांक 5 को सहदेव का निवास माना गया है। इन गुफाओं की छत से अगर हम पचमढ़ी का नजारा लेते हैं तो दूर दूर तक फैले कोहरे से ढकी पहाड़ियां, जंगल और पचमढ़ी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। दुनिया में आदमी आता है और चला जाता है और शेष रह जाती है तो बस यादें। ये वट वृक्ष भी उन्हीं यादों में से एक है, जिसे 1953 में देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से लगाया था। आज इस स्थान को हम सब राजेंद्र गिरी के नाम से जानते हैं। यह स्थान एक खूबसूरत पार्क का रूप लेता जा रहा है। यहां से प्राकृतिक नजारों को देखना कम रोमांचकारी नहीं होता। नीले आकाश के तले शांत भाव से पचमढ़ी का हृदय कही जाने वाली
देखना कि ये तो हम था उसमें कि- आज हमारे पर्यटन सेगमेंट में क्या कुछ खास है। और अब हम बात करेंगे अभियंता दिवस के बारे में। अभियंता दिवस हर वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन भारत के महान अभियंता एवं भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस भी होता है। आज हमारे बीच खास मेहमान हैं डॉक्टर अभिषेक चौबे जी, जो कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में खास मुकाम पर पहुंच चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, जानना धन्यवाद। चाहेंगे सर, भारत में हम आज ही के दिन अभियंता दिवस मनाते हैं, क्या कुछ खास होता है? जैसा कि मैडम हम सभी जानते हैं कि आज 15 सितंबर है और आज ही के दिन हमारे देश के पहले इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस है। तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ही आज हम सभी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उनका भारत के निर्माण में और उनको हम विश्वकर्मा भी बोलते हैं। आधुनिक युग का विश्वकर्मा भी बोला जाता है और अंग्रेजों के समय उन्होंने महत्वपूर्ण पहल की थी। कुछ उनकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि जब विश्वेश्वरैया जी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आए तो उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था जी। तो भारत के विकास में अगर हम देखें तो जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं, जो बांधों का निर्माण है और जो नगरों की प्लानिंग है, उसमें उनका इनिशियली सबसे बड़ा योगदान रहा। और उनके योगदान को देखते देखते हमारे जो उनके बाद के इंजीनियर्स थे, उन्होंने उनकी प्लानिंग और उसके अकॉर्डिंग जब वो चले तो आज आप देखेंगे कि सिंचाई के क्षेत्र में भारत में नई नई नहरों का निर्माण हुआ है और जो प्लानिंग है वो उन्हीं की देन मानी जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भारत के निर्माण में उनका जो योगदान है वो बहुमूल्य रहा। खासकर डैम बांधों के निर्माण में और जो सिंचाई की परियोजना है उनमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और हम कह सकते हैं कि वो इन परियोजनाओं के जनक रहे हैं भारत में। बिल्कुल, बहुत ही खास किस्से कहानियाँ जुड़े हुए हैं उनके जीवन से। एक बहुत ही खास जो किस्सा है उसमें उन्होंने ट्रेन पर जो पुली रोक करके ट्रेन रोक दी थी और लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई थी उन्होंने, क्योंकि अनुमान लगाया उन्होंने कि आगे जो पटरी है वो टूटी होगी। वो उन्होंने अनुमान इस प्रकार से लगाया ट्रेन की गति के माध्यम से, क्योंकि जब आके उनसे पूछा गया आपको कैसे अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा जब ट्रेन की गति में कमी आई तो उनको अनुभव हुआ कि आगे पटरियां टूटी होंगी। ये एक महत्वपूर्ण किस्सा है उनका, उनके जीवन का, और बहुत ही सरल थे क्योंकि वो काफ़ी जब गरीब थे तभी उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, काफ़ी संघर्ष के साथ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसे कई सारे किस्से। सर, आज के युग में जो इंजीनियर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर किसी भी देश की तरक्की में योगदान हम देखें तो बिना तकनीक के, बिना इंजीनियरिंग के वो संभव नहीं होता है जी। कोई भी देश अगर तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें जो पूरा योगदान है वो इंजीनियरिंग का होता है। हम अगर देखें कि हमारा देश भी आज लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो इंजीनियरिंग की ही है। और इंजीनियर्स के कंधों पर इस तरह की जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने देश के आगे बढ़ने में, तकनीकी विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दें। अब हम किसी भी तरह के क्षेत्र की बात करें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं पर भी आप देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बिना इंजीनियरिंग के हमारे देश का विकास संभव नहीं है और ये इंजीनियर्स के द्वारा ही लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल सर, पहले के ज़माने में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा क्रांति नहीं थी और जिनको लगता था कि वो क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं वो ही इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते थे और अपनी इनोवेशन से कुछ ना कुछ नया करते थे। लेकिन आज की स्थिति जो है कि हर एक युवा इंजीनियर बनना चाहता है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए मैडम, ये बात आपकी सही है कि पहले इंजीनियरिंग में लोगों को जानकारी भी नहीं थी, रुझान भी नहीं था और देश में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम थी। लेकिन जैसे जैसे कोई देश आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी देश का विकास बिना तकनीक के संभव नहीं है और आज हमारे देश में बहुत अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके कारण युवाओं को अच्छे रोज़गार के अवसर हैं और इसीलिए रोज़गार के अवसर अच्छे वेतन के होने के कारण लोगों का रुझान या युवाओं का रुझान इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें अगर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अगर वो जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है वो स्किल अगर सीखते हैं और वो स्किल अपने अंदर लाते हैं तो उनके लिए रोज़गार की कोई भी समस्या नहीं है। और इंजीनियरिंग अगर आप देखें तो ये इसको एक ग्लोबल डिग्री माना जाता है। बिल्कुल। अगर हम भारत में भी पढ़ाई करते हैं
और चीज़ों को सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, तो दुनिया में कहीं पर भी हमको रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर बिल्कुल। मिलते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि सिर्फ भारत में नहीं, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो विश्व भर में इस डिग्री की बहुत ही महत्वता रहती है, क्योंकि टेक्निकल डिग्री है और पूरे विश्व भर में वही चीज़ पढ़ाई जाती है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा शुरू से जब मैं इंजीनियरिंग एजुकेशन फील्ड में आया तो मेरा शुरू से ये मकसद था कि मैं कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट छात्रों के साथ मिलकर करूं जिससे कि हम समाज की कुछ समस्याओं को हल कर सकें। तो छात्रों के साथ जब बात करते थे तो अलग अलग तरह के मुद्दे, सामाजिक मुद्दे हमारे सामने आते थे। तो हमने कई सामाजिक प्रोजेक्ट पे काम किया, जैसे कि गांव में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस की समस्या है, रास्ते इस तरह के नहीं है कि एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी भी उस लेवल पर नहीं रहती। तो हम लोगों ने एक बाइक एम्बुलेंस, जो एक वेस्ट मटेरियल से पूरा बाइक एम्बुलेंस बनाने की कोशिश की और वो बनाई भी, और उसका सफल परीक्षण भी किया कि वो गांव के किसी भी तरह के रास्तों में आसानी से पहुंच सकती है। अगर रास्ते सकरे हैं, ऊबड़ खाबड़ भी रास्ते हैं, तो वहां पर वो आसानी से जा सकती है। फिर हमने कुछ कैसे बनाई थी आपने बाइक? एक पुरानी बाइक लेकर और कबाड़े से कुछ प्लेट्स मटेरियल लेके उनको पहले हमने डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन करने के बाद उनको फैब्रिकेट किया कॉलेज के वर्कशॉप में ही छात्रों के साथ, और उसको फिर असेंबल किया और उसके बाद हमने टेस्ट किया। तो उसका परीक्षण भी सफल रहा और हमने छात्रों को ही उसमें मरीज बनाकर उसमें उसको चलाया और उबड़ खाबड़ रास्ते जो कि थे वहाँ पे टेस्ट किया। तो उसका अच्छा सफल परीक्षण रहा और छात्रों को भी एक लगा कि हमने सामाजिक एक मुद्दे को लेके एक प्रोजेक्ट किया। फिर समाज में दूसरी, जैसे कि हम देखते हैं स्ट्रेचर, जब मरीज़ अस्पताल जाते हैं तो कई बार स्ट्रेचर उनको नहीं मिल पाती है या व्हील चेयर की परेशानी रहती है। तो वहाँ पर भी हमने स्ट्रेचर कम व्हील चेयर, मतलब एक इस तरह की चेयर जो कि मोटर के थ्रू अगर कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रेचर में और जब ज़रूरत है तो व्हील चेयर में, तो उसको भी हमने बनाया। और उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, उस प्रोजेक्ट का परीक्षण करने के बाद हमने रेड क्रॉस हॉस्पिटल को वो डोनेट भी किया छात्रों के साथ मिलकर। जी बिल्कुल, आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो इंजीनियर्स होते हैं, एक आदर्श इंजीनियर बनने के लिए क्या गुण होना महत्वपूर्ण है? सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सोच इंजीनियरिंग की तरफ होनी चाहिए। कई अगर आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो छात्रों को अलग अलग चीज़ों में रहता है, लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आपकी सोच इंजीनियरिंग जैसी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम किस, अब इंजीनियरिंग में जैसा कि आपको पता है अलग अलग डोमेन्स रहते हैं, ब्रांच रहती हैं, तो आप जो भी ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं उसकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके पूरे क्लियर होने चाहिए, और उस क्षेत्र से रिलेटेड जो भी उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, उनमें किस तरह की ट्रेंड्स हैं, किस तरह के चलन हैं, अभी उनमें क्या तकनीकें यूज़ की जाती हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने रिलेटेड इंडस्ट्री और आपकी एजुकेशन को अगर आप जोड़ पाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे और आप आगे समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक चौबे जी, जिन्होंने अपने अनुभव आप सभी से साझा किए, कितना महत्वपूर्ण है इंजीनियर का रोल समाज के निर्माण में। और आइए हम देखते हैं फिटनेस में क्या कुछ खास है। बहुत सारी बीमारियां आजकल देखी जा रही हैं, तो क्या अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे योग में या प्राणायाम में या आसन में कुछ परहेज करना चाहिए कि वो सभी तरीके के आसन या प्राणायाम कर सकता है? बिल्कुल कोमल, देखिए अगर एक सिंपल सी बीमारी है, समझ लीजिए कि आपको बैक पेन ही है, तो बहुत सारे आसन आपको रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। लाइक आप फॉरवर्ड बेंडिंग्स नहीं कर सकते हैं, बैक बेंडिंग्स आपके लिए बेनिफिशियल्स है। अगर आपको हाई बीपी है तो भी आपको बहुत सारे आसन रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो ज़रूरी है कि समझ कर और सीख कर
ही स्टार्ट करें। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा मैम, कि जब तक आपको आपकी बीमारी का पता ना हो तब तक आपको योग एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत सारी अलग परेशानियां दे सकता है आपको। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो सात्विक भोजन है, जो कहा जाता है कि योगी को एक सात्विक भोजन लेना चाहिए, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक योगी के खाने की थाल में क्या होना चाहिए? आपने इतनी अच्छी बात की। सात्विक भोजन की हम सिर्फ बात करते और सुनते ही आए हैं, बट सात्विक भोजन को हमने कभी समझा नहीं है। देखिए, आयुर्वेद की बात करें तो 3 तरह के भोजन बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक भोजन है वो योगी का भोजन है। सात्विक भोजन की क्या क्वालिटीज़ हैं? आपकी थाली में हमेशा फ्रेश पकाया हुआ भोजन होना चाहिए, जिसमें आप फ्रेशली कुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह आप लें। उसमें कुछ घी की मात्रा भी रहती है। आप रखा हुआ भोजन, बासी भोजन जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ तामसिक भोजन। अब हम सात्विक भोजन क्यों करते हैं? सात्विक भोजन योगी को इसलिए दिया जाता है कि उसका मन शांत रहता है, उसका शरीर में वो भोजन सुपाच्य है, तो आलस नहीं आता है। और दर्शकों, आज एक और महत्वपूर्ण विषय, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ और हेडेक के बारे में भी। और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, जो कि साइकेट्रिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर प्रतीक शर्मा जी, जो कि न्यूरो फिजिशियन है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेंटल हेल्थ, जो कि हर आमो खास की समस्या बनी हुई है। सत्यकांत सर, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं इस समय काफ़ी बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो हमारा इस समय का समय है वो दिनचर्या, उसमें लोगों की काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित है। लोग काफ़ी कम नींद ले रहे हैं, आर्थिक दबाव हैं, सामाजिक दबाव हैं, पीयर प्रेशर हैं बहुत सारे। इसके चलते मानसिक तनाव बढ़ता सा जा रहा है और धीमे धीमे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए स्वीकार्यता भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हमें ऐसा दिख रहा है कि मेंटल हेल्थ में के केसेस में राइज है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो जब से कोरोना संक्रमण हुआ उसके बाद भी लोगों में एंजाइटी, अनिद्रा की प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। तो मैं आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स में शॉर्ट में लक्षण बताता हूँ, कब आपको हेल्प लेने की ज़रूरत होती है या कब एक अलार्मिंग सिग्नल है कि यहाँ पर आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए या आपको स्वयं मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मन का लगातार दुखी सा रहना, जो कि 14 दिनों से ज़्यादा का हो। कई बार गुस्सा, चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा हो जिससे उसकी वजह से आपकी लाइफ प्रभावित हो रही हो। कानों में आवाज़ें आना, ऐसा शक वहम होना कि कोई हमारे बारे में बातें कर रहा है, उसे ऐसा महसूस होना कि कोई साजिश कर रहा है। ऐसा याददाश्त संबंधी प्रॉब्लम, बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, एक जगह बैठते नहीं, उसमें अटेंशन डेफिसिट के विकार हो सकते हैं। कोई काम बार बार करने की आदत होना, जैसे ताले बार बार चेक करना, हाथ बार बार धुलना, ये ऑब्सेशन के लक्षण हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर थरथराता है, उनकी सारी जांचें लगभग नॉर्मल आती हैं। हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड तो पैनिक अटैक जैसे हो सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें एक ही विचार से व्यक्ति घिरा रहता है, पूरे टाइम उसे विचार ही विचार आते रहते हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होती है। तो ये कुछ मोटे मोटे मानसिक रोगों से संबंधित लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आप में, आपके किसी परिजन में है, तो आपको एक अलार्म है कि यहाँ पर आपको पेशेवर सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने विस्तार से समझाया कि मेंटल हेल्थ किस प्रकार से हम सभी पर प्रभाव कर रही है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे प्रतीक सर कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से क्या मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है या कुछ हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में चेंज होता है? जैसे आपने पूछा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के क्या साइकेट्रिक या मानसिक लक्षण हो सकते हैं, तो ये दोनों एक तरह चोरी दामन का साथ है। बहुत सारी बीमारियों के लक्षण न्यूरोलॉजिकल ना हो के शुरुआती लक्षण वो साइकेट्रिकल हो सकते हैं और उसके कई ऑर्गेनिक कॉज होते हैं। तो ये हम लोगों के काफ़ी डिस्कशन होते हैं, डॉक्टर सत्यकांत और हम सौभाग्यवश एक ही अस्पताल में काम करते हैं। आपस में हमारे होते हैं कि कुछ मरीजों के हो सकता है शुरुआती लक्षण साइकेट्रिक हों पर उसके कारण ऑर्गेनिक हो। जैसे ब्रेन के अगर एक तरफ टेम्पोरल लोब में इन्फेक्शन हो जाए तो व्यक्ति एक तरह से डिफंक्ट या पागलपन की तरह बिहेव करेगा, जबकि उसको लकवे का लक्षण आए हुए हैं, उसके पीछे की तरफ हो जाए ऑक्सीपिटल लोब में तो उसको दिखेगा नहीं, तो उसके लक्षण हो सकता है शुरुआत में लगेगी वो साइकेट्रिक है, पर उसको इलाज की जरूरत है। वो दिमाग में क्लॉटिंग हुई है, उसके रिस्क फैक्टर को आपको आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना, व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है, ना कि उसको एक तरह की कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम आई है जिसके लिए उसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट साइकेट्रिक का चाहिए। तो इस तरह की हमको जानना होगा कि जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे डॉक्टर सत्यकांत ने कहा 14 दिन से ज़्यादा है कि 1 घंटे पहले आइए, 1 दिन पहले आइए। अगर 1 दिन पहले आइए तो आपको ऑर्गेनिसिटी को रूल आउट करना है, ये जानना जरूरी है। व्यक्ति 50-60 साल से ऊपर का है, बीपी शुगर से पीड़ित है और अचानक से उसको ये दिक्कत हुई है। द वर्ड अचानक या सडन हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सडन हुआ है तो ये जरूर न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस प्रकार से दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सत्यकांत सर, हम आपसे जानना चाहेंगे पहला कदम क्या लेना चाहिए, थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं, और पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए भी क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए, मेंटल हेल्थ पॉजिटिव और निगेटिव जैसा मुझे लगता है इस टर्मिनोलॉजी में आपको नहीं जाना चाहिए। हमें संतुलित जीवन जीना है, जहाँ पर जिस इमोशन की ज़रूरत है अगर वो इमोशन वहाँ पर नहीं आ रहा है तो वो भी एबनॉर्मल है। अगर मेरे लिए कोई अनप्लेजेंट कंडीशन हुई, अगर वहाँ पर मुझे नकारात्मक विचार नहीं आया तो ये ज़्यादा एबनॉर्मल बात हुई। तो इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको नींद का ख्याल रखना है। बिल्कुल। एटलीस्ट 7 से 9 घंटे की आपको रात की नींद लेनी है। स्क्रीन के ज़्यादा यूज़ की वजह से नींद काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बिल्कुल। अगर आप पहला स्टेप मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो स्टार्ट आप नींद से करिए। नंबर 2 पर है संवाद। अपने मन की बात जरूर आप अपनों से साझा करें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, मेरे बारे में धारणाएं बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपने मन की बातें शेयर करें। अगर अपनों से शेयर नहीं कर सकते तो आप पेशेवर सलाह लें। और साथ ही साथ एक्सरसाइज जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड वेपन है। आप जरूर से एक 3 से 5 किलोमीटर की वॉक करें। हैवी एक्सरसाइजेस की आवश्यकता नहीं होती है। नशे से बचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। अगर ये 4 आप बेसिक फंडामेंटली फॉलो करेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपकी मेंटल हेल्थ इन्वायरमेंटल फैक्टर से खराब हो। बाकी जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में किसी को मेंटल इलनेस है तो आपको और ज़्यादा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जीन हमारे अंदर मौजूद है और जो बाहरी फैक्टर हैं उनमें गड़बड़ी की वजह से आप में वो बीमारी आ सकती है। फिर भी आप में जो, जैसा कि मैंने पहले लक्षण बताए, वो बने रहते हैं तो आप पेशेवर सलाह ज़रूर लें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से और संक्षिप्त में आपने बता दी बहुत सारी बातें। हम डॉक्टर प्रतीक जी से जानना चाहेंगे सर, हेडेक एक बहुत आम समस्या, छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हेडेक की समस्या लेकर आते होंगे आपके पास, बैक पेन की समस्या और नेक पेन की समस्या भी लेकर आते होंगे, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों। सबसे पहले हम सर दर्द से शुरुआत करेंगे। सर दर्द के संग सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक व्यक्ति को रोज का नहीं बन जाता उसको बीमारी नहीं मानते। आमतौर पे सबसे प्रथम जो कारण होता है सर दर्द का वो माइग्रेन और उसके तरह के सर दर्द होते हैं, जिसमें आधे सर का या पूरे सर का दर्द होता है। लोगों को सर दर्द और माइग्रेन के बारे में जानकारी नहीं हो। हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता। उसके नियमानुसार कम से कम 4 से लेकर 72 घंटे का सर दर्द होगा, जिसके साथ उल्टियों की इच्छा, खाना ना खा पाना, लाइट शो से परेशानी होना जरूरी है। तो हो सकता है सर दर्द माइग्रेन है, महीने में एक बार होना वाला, जो लोग कहते हैं गैस सिर पे चढ़ गई थी, कुछ खा लिया था, सो नहीं पाए थे, वो भी माइग्रेन हो सकते हैं। पर जब तक माइग्रेन एपिसोडिक यानी महीने में 1 बार 2 बार या 2 महीने में 1 बार है, एक और खास अगर फीमेल्स के साथ होता है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल रिलेटेड माइग्रेन, सर दर्द जो केवल माहवारी के दौरान होता है, वो भी माइग्रेन की कैटेगरी में आता है। तो हो सकता है आपको इस प्रकार के सर दर्द हों, मगर अगर इस प्रकार के दर्द हैं पर अगर वो महीने में 1-2 बार से वक्त के बदले अब वो हर हफ्ते होने लगे हैं, आपके रोज़मर्रा के कामों में वो व्यवधान करने लगे हैं, उल्टियाँ होती हैं, आप अपना काम नहीं कर पाते, तो सर दर्द को ऐसा देखा गया कि शायद वो दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो हम कहते हैं डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर को अफेक्ट करने के लिए। लाखों रुपए का नुकसान रोज होता है, क्योंकि हमारे जो संसार भर के लोग सर दर्द के कारण उस दिन काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारा सर दर्द, ये हेडेक मेडिसिन थोड़ी सी कम जानकारी है। अनफॉर्चुनेटली सारे ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जानकारी जो उपलब्ध है, और या तो वो आधी है, अधूरी है या गलत ही है। तो हमारे को पहले सर दर्द के उसमें सबसे ऊपर आता है। अगर हमको सर दर्द है, माइग्रेन है, स्पेशली फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। अभी भी हम ये बात को हमको भले ही मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अभी फीमेल्स में हेल्थ या फीमेल्स की हेडेक्स के लिए लोग इतने सजग नहीं, ना शायद वो सजग हैं। उसका कारण आर्थिक भी हो सकता है। जब तक वो रोज़ वाला नहीं बन जाता, जब रोज़ वाला बन जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ हफ्तों में चला जाए, जो कि ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि कुछ महीनों या सालों में वो रोज़ वाला बना है। तो हम सर दर्द का इलाज संभव है, दवाइयाँ लें, समय से डॉक्टर से मिलें, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपको दवाइयाँ देंगे। अपना रिस्क फैक्टर जो सारी लिस्ट डॉक्टर सत्यकांत ने बताई, वो सारी की सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए भी एक्सेप्टेबल है। पूरी नींद लें, समय पर खाएँ, समय पर सोएं। आधी से अधिक बीमारियाँ न्यूरोलॉजी की तो मैं पूरी तरह से गारंटी देता हूँ कि वो ठीक हो जाएंगी या उसमें पूरा मदद मिलेगी, चाहे वो हेडेक हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। दूसरा अब सवाल था आपका सर दर्द, कमर दर्द, जो बड़ा ही यंग लोगों का खास बात है, बैक पेन की बहुत समस्या यंग लोगों की बीमारी है, बैक पेन, नेक पेन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमें रोजमर्रा के कामों में रुकावट आती है। अगर दर्द कभी कभार होता है और आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ या अपने आसपास के फिजिशियन से मिलें। पर अगर वो रोज वाला बन रहा है, पैर में जा रहा है, जिसे हम बड़े फेमस नाम सियाटिका के नाम से जाते हैं कि एक पैर में वो नीचे तक तराने वाला दर्द, रेडिकुलर पेन हो रहा है, करंट वाला दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपको इलाज की ज़रूरत है। अगर दर्द बना हुआ है, कुछ 2 हफ्तों से ज़्यादा का दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ जांचों की आवश्यकता होगी, दवाइयों की आवश्यकता होगी। और हम सबसे इंपॉर्टेंट होता है दर्द निवारक दवाई से मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। द बेड रेस्ट कंप्लीट इतना फायदेमंद नहीं है जितना आप अपना जो काम रोजमर्रा के काम है उसको उस तरह से मॉडिफाई करें जिससे दर्द ना बढ़े, जिससे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी जा सकें। दवाइयाँ उसमें सहायक होंगी।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। सत्यकांत सर, हम आपसे जानना चाहेंगे एंजाइटी जो युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी है और भी लोगों की काफ़ी परेशानी रहती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को लेकर, उसके बारे में बताएं। देखिए, एंजाइटी जो इस समय बढ़ने का कारण है वो इन्फॉर्मेशन बर्डन है। गूगल की वजह से बहुत सारे लक्षण लोग गूगल में ढूंढने लगते हैं और गंभीर बीमारियों से उनका कोरिलेशन करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सही सूचना का एक्सेप्टेंस जो है वो आपकी आधी एंजाइटी को ख़त्म कर देता है। यूजुअली हम अंदाजे लगाते हैं अपने शारीरिक लक्षणों के लिए, कहीं मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसा कि सर ने बताया कि लक्षणों को लेकर के हम घूमते रहते हैं लेकिन हम एक विशेषज्ञ से राय नहीं लेते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे लक्षण आए तो आप विशेषज्ञों से मिलें। और एंजाइटी को कम करने के लिए जो व्यवहारिक परिवर्तन है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अच्छी नींद, नशे से बचाओ, अच्छा संवाद, ये एंजाइटी को कम करता है। दूसरा, कई बार जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो स्किल डेफिसिट्स की वजह से आती हैं। समय के हिसाब से हम स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होता चला जाता है। हम एक परफॉर्मेंस को कैरी करके हमेशा नहीं चल सकते, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना होता है। ये वर्क रिलेटेड एंजाइटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम सिम्टम्स के साथ साथ उसकी ओरिजिन पे भी ध्यान दें, व्यवहारिक परिवर्तन लाएं, विशेषज्ञ से सलाह लें, एंजाइटी मुक्त जीवन आप जी सकते हैं। लेकिन सत्यकांत सर, कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर भी होता है और अपना जॉब सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण भी एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक ये भी कारण होता है। देखिए, जॉब सेटिस्फेक्शन और पीयर प्रेशर की बात करी तो ये हमारे समाज के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा सिखाया गया ये कुरीति मैं इसको कहता हूं, क्योंकि इसकी वजह से व्यक्ति हमेशा तुलनात्मक रहता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होती है। जबकि आपको अगर अच्छा महसूस तुलनात्मक लोगों से ही करना होगा तो हमेशा सो कॉल्ड आपकी नज़र में जो इंफीरियर है उससे ही कंपेयर करके आप सुपीरियर फील कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये रैट रेस में नहीं फंसे, थोड़ा सा अध्यात्म का सहारा लें कि हम एक जीवन यहाँ पर जीने आए हैं। किसी से तुलना में आप रहेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बुरी तरीके से प्रभावित होगी। कृतिका। बिल्कुल। प्रतीक सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हाथ शिविर होता है, एंजाइटी होती है, तो संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को समझाइए। जैसे मैंने कहा कि सबसे अच्छा तरीका है आप स्वस्थ जीवन जिए, समय पे खाएं, समय पे सोएं, उपयुक्त नींद लें। जैसे डॉक्टर सत्यकांत ने रैट रेस में ना फंसें, तो आपकी आधी से अधिक बीमारियाँ न्यूरोलॉजिकल हों, साइकेट्रिकल हों, नॉर्मल मेडिकल इलनेसेस हों, काफ़ी हद तक दी जा सकती हैं। तो सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आधी बीमारियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यकांत सर, प्रतीक सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई, हेडेक से जुड़ी हुई। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।